गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और 12th के अंदर अपन अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर के अंदर अपन सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है आपको पता होना चाहिए बेटा कि कोई भी बॉडी है तो बेसिकली 3 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करते हैं। अगर अपन बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है बेटा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम को फिजिक्स के अंदर शॉर्ट में ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप आगे से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बोलोगे -e। तो बताइए प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा आपका प्लस का e और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है उसका चार्ज कितना होता है 0। तो इतनी बात तो आपको समझ में आती है कि चार्ज के अंदर न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। चार्ज जो भी डेवलप होगा बॉडी के ऊपर वो या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या प्रोटॉन की वजह से होगा। चलिए बेटा सपोज दैट ये हमारे पास में एक बॉडी है तो न्यूट्रॉन्स को अपन छोड़ देते हैं। हम केवल दो ही चीजों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। अब मैं यहां पर आपको 3 कंडीशंस बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल आप ध्यान से समझना। पहली कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या हो इक्वल। दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए कम, क्योंकि अपन प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं कर सकते। सारे के सारे प्रोटॉन्स किसमें होते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसलिए अपन प्रोटॉन्स को चेंज नहीं कर सकते, हम केवल किसको चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। पहली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या थे इक्वल। दूसरी कंडीशन से हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया कम, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए रिमूव कर दिए। और तीसरी कंडीशन में हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया ज्यादा, यानी कि इस बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिया। अच्छा बेटा फर्स्ट कंडीशन जितने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जितना नेगेटिव है उतने ही क्या हो प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव हो। तो बताओ नेट चार्ज कितना होगा 0। और अगर नेट चार्ज 0 है तो ऐसी बॉडी को अपन क्या बोलेंगे बेटा न्यूट्रल बॉडी। अच्छा सेकंड केस अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए कम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाए ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं तो नेगेटिव क्या हो गया कम और पॉजिटिव क्या हो गया ज्यादा। तो बताओ अगर नेगेटिव कम है और पॉजिटिव ज्यादा है तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा पॉजिटिव, और इस कंडीशन में चार्ज कैसा बनेगा पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कर दें ज्यादा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रह जाए कम। अब बताओ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसका मतलब नेगेटिव क्या हो गया है ज्यादा और पॉजिटिव क्या रह गया कम। तो इस कंडीशन में बॉडी पर कैसा चार्ज डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सिंपल 3 कंडीशन है आपके पास में। पहली कंडीशन में जब Ne इक्वल्स टू Np है तो बॉडी पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ये बॉडी क्या होगी न्यूट्रल बॉडी होगी, यानी कि यहां पर चार्ज तो नहीं होगा। सेकेंड और थर्ड केस में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने पर दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने पर दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने पर चार्ज आपका कैसा डेवलप होगा नेगेटिव। हमें केवल इन 2 कंडीशंस की बात करनी है चार्ज के लिए। तो बताओ इन दोनों कंडीशंस को एक साथ मिला करके हम चार्ज की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इसके अलावा अपन इसकी एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं, वो आपके नोट्स में लिखी हुई है। अभी इस डेफिनेशन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आगे के चैप्टर्स में डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यदि हमारे पास में कोई चार्ज्ड बॉडी है तो वो चार्ज्ड बॉडी अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B जनरेट भी कर सकती है, दैट इज प्रोड्यूस भी कर सकती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी कर सकती है। इसके ऊपर आपको अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी आप सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखो, चार्ज क्या होता है आइदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी। जब डेफिशिएंसी होगी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो नेगेटिव क्या हो गया कम, तो ओवरऑल चार्ज कैसा बनेगा पॉजिटिव। और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए ज्यादा तो नेगेटिव क्या हो गया ज्यादा। उस कंडीशन में बॉडी कैसी चार्ज होगी नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। हाँ बेटा नेक्स्ट अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी ये तो सिंपल सी चीज है कि जो आपका चार्ज होता है, एक मिनट, चार्ज को अपन कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
और जो चार्ज होता है वो आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड ही होता है। ये तो सिंपल सी चीज आप ध्यान में रख लेना। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर अपन एक्चुअल में चार्ज की यूनिट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा कि I इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। तो बताइए Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका IT। अच्छा बेटा, अगर Q इक्वल्स टू IT है तो सबसे पहली चीज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? RHS से देखो, I क्या है? करंट, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A और T क्या है? टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? AT। नेक्स्ट, इसकी SI यूनिट क्या होगी? करंट की SI यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? एम्पियर सेकंड। लेकिन इस एम्पियर सेकंड को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? कूलम। तो आपको तो इसी पर कंसंट्रेट करना है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? AT। SI यूनिट क्या होती है? कूलम यानी कि C। CGS यूनिट क्या होती है? इसके तीन नाम है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टेट कूलम, और फ्रैंकलिन, तीनों एक ही चीज है। जो SI यूनिट होती है कूलम और जो CGS यूनिट होती है ESU, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ये दो यूनिट्स हो गई, कौन कौन सी? SI यूनिट और CGS यूनिट, और इनके बिटवीन रिलेशन। नेक्स्ट, इसके अलावा भी इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। अदर यूनिट्स क्या क्या होती हैं? एक यूनिट होती है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक EMU इक्वल्स टू होता है 10 कूलम। जस्ट ऐसे कैसे याद करना है। नेक्स्ट, एक और यूनिट होती है एम्पियर आवर। ये जो Q बराबर IT था, इस I करंट Q बराबर IT में I को तो अपन किस में ले? एम्पियर में। लेकिन अगर अपन टाइम T को किस में ले ले? आवर में। तो इसकी एक नई यूनिट बन जाती है क्या? एम्पियर आवर। अब आप एम्पियर को ऐसे कैसे रहने दो, और आवर को 1 आवर इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास में बन जाएगा 3600 कूलम, यानी कि 1 एम्पियर आवर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 3600 कूलम। सबसे इंपॉर्टेंट, फैराडे। 1 फैराडे इक्वल्स टू क्या होता है? पहले तो मैं डेफिनेशन की बात करता हूं। 1 फैराडे क्या होता है? टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल का मतलब होता है एवोगाद्रो नंबर, यानी कि 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनका टोटल चार्ज कितना होगा? वही आपका 1 फैराडे होता है। वापस सुनो बेटा, 1 फैराडे क्या होता है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बताया था बेटा मैंने आपको? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो बताओ इतने इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करके अपन सोल्व करते हैं तो आपके पास में लमसम आंसर आता है 96,500 कूलम। तो 1 फैराडे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 96500 कूलम। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर अपन ने चार्ज की टोटल कितनी यूनिट्स पढ़ी हैं? 5। देखना कौन कौन सी? SI यूनिट, ये डायमेंशनल फॉर्मूला था, इसको छोड़ो। यूनिट्स कौन कौन सी पढ़ी अपन ने? SI यूनिट कूलम, CGS यूनिट ESU स्टेट कूलम, और फ्रैंकलिन EMU एम्पियर आवर एंड फैराडे। टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। अब अपन 1 बाय 1 सोच रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले जब 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ का मतलब होगा 3 अरब। 3 अरब ESU एक साथ मिलते हैं तो हमारे पास में किसका फॉर्मेशन होता है? एक कूलम का फॉर्मेशन होता है। तो हमें इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ESU छोटी यूनिट है और कूलम बड़ी यूनिट है। 3 अरब ESU जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक कूलम का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा बेटा, तो कूलम बड़ी यूनिट होगी ESU के रेस्पेक्ट में। अब ऊपर चलते हैं, जब 10 कूलम एक साथ मिलते हैं तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है? EMU का। तो EMU से भी बड़ी यूनिट हो गई। जब 3600 कूलम का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है? एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर उससे भी बड़ी यूनिट हो गई। और 96,500 कूलम्स जब एक साथ मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? फैराडे का। तो आप ध्यान से सोचो बेटा, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ESU स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। उससे बड़ी कूलम, उससे बड़ी EMU, उससे बड़ी एम्पियर आवर, और सबसे बड़ी यूनिट क्या है? फैराडे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU या फ्रैंकलिन, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी बेटा? फैराडे।
हाँ बेटा, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है नेचर में, ध्यान से समझना बेटा। एक बॉडी तीन कंडीशंस में रह सकती है, न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बट चार्ज केवल दो ही टाइप का होगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए कम, तो चार्ज कैसा बनेगा पॉजिटिव। और सेकंड आपका क्या होगा बेटा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। छोड़ो इसको। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। लाइक पॉजिटिव चार्जेस रिपेल्स ईच अदर बट अनलाइक पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब अगर दो प्लस क्यू पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के पास पास में हैं तो वो क्या करेंगे रिपेल, माइनस माइनस क्यू है तो क्या करेंगे रिपेल, और प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो वो क्या करेंगे अट्रैक्ट। अभी आप केवल तीन बातों पर ध्यान दो, प्लस क्यू रिपेल, माइनस क्यू रिपेल, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट। नीचे वाली दोनों चीजों की बात अपन नेक्स्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर अपन एक पॉजिटिव चार्ज के पास में न्यूट्रल बॉडी ले जाए या नेगेटिव चार्ज के पास में न्यूट्रल बॉडी ले जाएं तो क्या होगा, इस बात को ध्यान से समझना। अगर हम किसी प्लस क्यू चार्ज के पास में न्यूट्रल बॉडी लेके जाते हैं तो ये प्लस क्यू इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को, जो इस न्यूट्रल बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये प्लस क्यू इस न्यूट्रल बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, दैट इज अपनी तरफ खींच लेगा। तो बताओ यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बढ़ जाएंगे तो यहां पर कैसा चार्ज बन जाएगा नेगेटिव, और उधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे कम, तो यहां पर क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। वहां देखो बेटा ये माइनस क्यू न्यूट्रल बॉडी के पास में जाएगा तो ये माइनस क्यू इस न्यूट्रल बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा रिपेल। माइनस क्यू इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं तो उसको क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और इधर कैसा चार्ज बन जाएगा आपका पॉजिटिव। ओके बेटा, ये जो फिनोमेना होती है प्लस क्यू और माइनस क्यू जनरेट होने की, इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं इंडक्शन। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो ड्यू टू इंडक्शन यहां क्या बन गया माइनस और यहां क्या बन गया प्लस। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा अट्रैक्ट, और ये प्लस क्यू उस प्लस क्यू को यहां से क्या करेगा रिपेल। तो सपोज दैट इस प्लस क्यू ने न्यूट्रल बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई किए, ये जो नेगेटिव पर फोर्स अप्लाई हुआ वो सपोज दैट कितना है F1, और ये जो फोर्स अप्लाई हुआ वो सपोज दैट कितना है F2। अच्छा बेटा आप ध्यान से देखो, क्या यहां पर इस F1 का मैग्नीट्यूड F2 से ज्यादा होगा? बिल्कुल। अपन आगे पढ़ेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर। इसका मतलब जो F होता है वो R स्क्वायर के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जहां डिस्टेंस कम होगी वहां फोर्स क्या होगा ज्यादा। तो बताइए बेटा ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव के पास में है, यानी कि यहां डिस्टेंस क्या है कम, तो डिस्टेंस कम है तो ये वाला फोर्स F1 क्या होगा ज्यादा और F2 क्या होगा कम। अगर बताओ बेटा F1 का मैग्नीट्यूड F2 से ज्यादा है तो नेट फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज लगेगा, यानी कि ये प्लस क्यू इस न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा अट्रैक्ट। नेक्स्ट सेम वही चीज यहां पर होगी, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा बेटा अट्रैक्ट। तो सपोज दैट फोर्स अप्लाई कर रहा है कितना F1, ये माइनस क्यू माइनस को क्या करेगा रिपेल। सपोज दैट फोर्स अप्लाई कितना कर रहा है F2, वापस से यहां पर भी F1 की वैल्यू F2 से क्या होगी ज्यादा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स F1 ज्यादा है तो नेट फोर्स भी कैसा लगेगा अट्रैक्टिव ही लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात क्या है आप यहां से इसको ध्यान से समझिए और इसको अच्छे से याद कर लेना। प्लस क्यू रिपेल, माइनस क्यू रिपेल, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट। नाउ प्लस क्यू और न्यूट्रल बोलो बेटा, प्लस क्यू और न्यूट्रल क्या होंगे अट्रैक्ट, माइनस क्यू और न्यूट्रल क्या होंगे अट्रैक्ट। तो दोनों बातें अच्छे से याद कर लो। लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हो गई चार्ज पार्टिकल्स की बात। A charged body चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो ऑलवेज अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ क्या होगी अट्रैक्ट, और उसका रीजन क्या है बेटा ड्यू टू इंडक्शन। हाँ बेटा नेक्स्ट अपन लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अपने पास में 5 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 अपन ने उनके ऊपर नंबरिंग कर रखी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉल 2 और 3 अगर अपन दोनों को एक दूसरे के पास में लेके जाते हैं तो ग्रुप 2 और 3 रिपेल करता है,
4 एंड 5 भी रिपेल करता है, बट 2, 4, 1, 3 एंड 1, 5 ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको बताना है कि बॉल 1 की नेचर क्या होगी। एक्चुअली बॉल 1 की नेचर के लिए 3 ऑप्शन है, या तो बॉल 1 न्यूट्रल हो, या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो, या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। तो बॉल 1 की नेचर क्या होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, अपन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि 2 और 3 एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, रिपेल। तो अपन जस्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए एक काम करते हैं, 2 को भी अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव और 3 को भी अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव। अगर 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों के बिटवीन रिपल्सन होगा। चलिए, अपनी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट एक बार अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2 और 4 एक दूसरे को क्या करनी चाहिए बेटा, अट्रैक्ट। 2 क्या है अपनी पॉजिटिव, अब वो 4 के साथ में क्या होनी चाहिए, अट्रैक्ट। तो अपन एक काम करते हैं, 4 को अपन थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम कर लेते हैं, नेगेटिव। तो बताओ 2 और 4 प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट वापस यहां चलते हैं, 4 और 5 दोनों एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, रिपेल। अपन ने 4 को ऑलरेडी क्या अज्यूम कर रखा है, नेगेटिव। अगर 4 और 5 रिपेल करें तो इसके लिए 5 भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। लो बेटा, अगर 4 और 5 दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेगी। ये तीनों कंडीशंस अब तक अपन ने फुलफिल कर ली है। एक बार वापस से देख लो, अगर अपन 2 और 3 को प्लस प्लस माने और 4 और 5 को माइनस माइनस माने तो फर्स्ट कंडीशन 2 और 3 क्या करनी चाहिए, रिपेल, बिल्कुल सही है। 4 और 5 भी एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, रिपेल, बिल्कुल माइनस माइनस कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 4 एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, अट्रैक्ट। तो एक प्लस और एक माइनस कोई दिक्कत नहीं, अट्रैक्ट करेगी। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ध्यान से समझना, बॉल 1 जो है वो 3 के साथ क्या होनी चाहिए, अट्रैक्ट। ये बॉल 1 जो है वो 3 के साथ क्या होनी चाहिए बेटा, अट्रैक्ट। और ये बॉल 1 5 के साथ भी क्या होनी चाहिए, अट्रैक्ट। ओके बेटा, 3 क्या है, पॉजिटिव, और 5 क्या है, नेगेटिव। अगर ये बॉल 1 दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ना तो ये पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव होगी तो इधर तो अट्रैक्ट हो जाएगी 5 की तरफ, तो बट 3 से क्या होगी, रिपेल। ना ही ये नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगी तो 3 पॉजिटिव से तो अट्रैक्ट हो जाएगी, बट 5 नेगेटिव से क्या होगी, रिपेल। तो अब एक ही कंडीशन बचती है कि बॉल 1 जो है उसको क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल। और बिल्कुल अगर बॉल 1 न्यूट्रल हुई तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव की तरफ भी क्या होगी, अट्रैक्ट, और नेगेटिव की तरफ भी क्या होगी, अट्रैक्ट। बॉल 1 न्यूट्रल, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव और 5 नेगेटिव। अगर इस कंडीशन को अपन देखते हैं तो उधर की सारी कंडीशंस यहां से फुलफिल हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बॉल 1 के लिए, बॉल 1 आपकी क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो चार्ज पार्टिकल बेसिकली 2 कंडीशंस में हो सकता है, या तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा या फिर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मोशन। अब वो मोशन भी 2 टाइप की कर सकता है, या तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, दैट इज वेरी करनी चाहिए। तो आपके सामने 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन में एक पॉइंट चार्ज स्टेशनरी है, सेकंड कंडीशन में वो मोशन कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और थर्ड कंडीशन में वो मोशन कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दैट इज उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज हो रही है। तो किस कंडीशन में उस चार्ज पार्टिकल की क्या-क्या इफेक्ट्स डेवलप होंगे, इनके आंसर्स आपको डायरेक्टली याद करने हैं। अगर हमारे पास में कोई चार्ज पार्टिकल है और वो रेस्ट पर है तो वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। केवल एक ही फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वो अपने अराउंड 2 फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। थर्ड कंडीशन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दैट इज टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड E भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड B भी जनरेट करता है, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW के फॉर्म में एनर्जी भी रेडिएट करता है। ये 3 कंडीशंस आपको याद करनी है। आप एक चीज ध्यान से देखिए बेटा,
जो भी चार्ज है, चाहे वो स्टेशनरी हो दैट इज रेस्ट पर हो, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, चाहे वो वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, हर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जनरेट करता ही करता है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट करना जो है वो चार्ज का एक परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हर कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही करेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर भी सकता है और जनरेट नहीं भी कर सकता, इस चीज की गारंटी नहीं है। अब वो किस कंडीशन में क्या क्या इफेक्ट जनरेट करता है वो सारे इफेक्ट्स आपके सामने है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल Q जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने का मतलब है वो फिक्स स्पीड से, सपोज दैट v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां पे भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड होगी और यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मोशन करेगा। तो आपको बताना है कि ये कौन सा इफेक्ट डेवलप करेगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाली कंडीशन तो जनरेट नहीं करेगा। अगर मोशन कर रहा है तो या तो सेकंड कंडीशन जनरेट करेगा या फिर थर्ड कंडीशन। अच्छा बेटा, आप सोच के बताइए, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस टाइप से यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो बताइए बेटा इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल? वास्तव में इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल होगी। आप ध्यान से देखो बेटा, मैंने v वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर का साइन बनाया है, इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी देखना है और आपको डायरेक्शन भी देखनी है। आप जल्दबाजी में ये मत सोचना कि यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, तो वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट और वो सेकंड केस वाले इफेक्ट जनरेट करेगा। नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड तो कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन देखो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज। और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो इस वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो ये चार्ज पार्टिकल ये वाला इफेक्ट जनरेट करेगा। दैट इज इसका आंसर आप क्या लिख के आओगे, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड and also radiates energy in form of electromagnetic waves। इसका आंसर कौन सा जाएगा, केस थर्ड का। ओके बेटा, ये अपनी 6th प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप कॉपी के अंदर पढ़ लेना। नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर हमारे पास में मास है और चार्ज नहीं है, ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। बिल्कुल सोच के देखना एक बार, न्यूट्रल बॉडी। अगर हमारे पास में एक न्यूट्रल बॉडी है तो बताओ न्यूट्रल बॉडी के पास में मास तो होगा इसका कुछ ना कुछ, बट इसका चार्ज नहीं होगा, तो ये चीज पॉसिबल है। दैट इज विदाउट चार्ज मास एग्जिस्ट कर सकता है, बट इसका रिवर्स, विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि अगर हमारे पास में मास नहीं है, मास नहीं है इसका मतलब हमारे पास में बॉडी नहीं है, तो अगर हमारे पास में बॉडी नहीं है तो हम चार्ज डेवलप नहीं कर सकते। बिकॉज चार्ज डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम करने पड़ेंगे या ज्यादा। तो अगर आपके पास में मास ही नहीं है, इसका मतलब बॉडी ही नहीं है, तो अब अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी मास।